नमस्कार, मेरा नाम बबली गोस्वामी है। मैं अपने YouTube चैनल NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी NCERT सीरीज चल रही है SST 6 to 12th, उस सीरीज का क्लास 6 का ये चैप्टर 7 चल रहा है। और ये चैनल NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स अदर चैनल से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विद कीवर्ड जो है सब लिख दी जाती है और कुछ कहानियों के फॉर्म बता दी जाती है, इसलिए अलग है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस चैनल को देखने के बाद आप SST से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन लगभग 80 से 90% सॉल्व कर लेंगे। और आज के वीडियो में एक सरप्राइज बता देते हैं। PDF जो भी चैप्टर आज से हम पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर उसकी PDF फ्री में आपको एक व्हाट्सएप नंबर अभी वीडियो में जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसी के थ्रू मिल जाएगा। ओके, चैप्टर का नाम पहले समझते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। और हाँ, ये न्यू NCERT पर क्लासेस चलेंगे। इसमें ओल्ड NCERT नहीं, क्योंकि न्यू NCERT हम आज से जो भी CTET, UP TET और BPSC जो भी पेपर होते हैं उनकी तैयारी कराएंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक सेकंड। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये एक अनोखा सम्राट है जो युद्ध का त्याग किया। यहाँ पे राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, सम्राट का, क्योंकि साम्राज्यों का किसी एक राज्य का नहीं था, कई उसके राज्य थे जिसका ये सम्राट था। और जिसने युद्ध का त्याग क्यों किया ये आप आगे पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। यहाँ से NCERT में स्टार्ट होता है। शेरों के चित्र रुपये पर, जो रुपयों और सिक्कों पर शेरों के चित्र बने हैं, जिनको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, वो अशोक ने बनवाया था और पत्थरों को काट कर उत्कीर्ण करके बनवाया था। ओके, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के विरासत में अशोक को मिला था। अशोक को अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य का विरासत में सारा राज्य मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी मदद चाणक्य, कौटिल्य नामक एक विद्वान व्यक्ति ने की थी। अच्छा, और अभी तक हम और आप लोग चाणक्य या कौटिल्य को, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है तीसरा, तीनों नाम याद रखना जरूरी है। कौटिल्य, दोनों, विष्णुगुप्त। इनको एक ब्राह्मण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसका तर्क यह है कि जो इनसे संबंधित किताबें हैं, जिनमें इनकी लाइफस्टाइल, इनके वेशभूषा के बारे में जो बताया गया है कि कैसे दिखते थे, कैसे थे। एक बताया जाता है रंग इनका जो है वो काला था और शिखा रखते थे, यानी चोटी रखते थे, और वेदों का भी अध्ययन करते थे। और ये सारी बातें थी जिससे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ब्राह्मण से संबंधित अक्सर होती थी पहले तो सबसे ज़्यादा, इसलिए इनको ब्राह्मण बताया गया। क्योंकि वर्ण व्यवस्था पहले थी, आज भी है, लेकिन अब तो जाति में भी बढ़ गई है, तो उस वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण के थे। ओके, अगला है टॉपिक वंश। वंश क्या होता है? जब किसी एक ही खानदान का एक पर एक राजा बनता जाता है, एक व्यक्ति पर एक। जैसे मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार बना। इनका बेटा जो है बिंदुसार बना, फिर इनका बेटा अशोक बना। जब कई पीढ़ियां ऐसे राजा बनते जाते हैं तो फिर वो वंश कहलाते हैं। जैसे इसलिए बोलते हैं मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तीनों के अगर इनके बारे में पढ़ाया जाए तो मौर्य वंश के बारे में ऐसे करके बोला जाता है। अब है अगला है टॉपिक साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर भी थे।
पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर ये राजधानियां थी जो बहुत ही पावरफुल राजधानियां थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो है आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला बंटवारे में चला गया। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम मतलब जैसे ये है, मान लिया ये भारत है तो ये पश्चिम, उत्तर, पूर्व, और ये हो गया उत्तर, ये है पश्चिम। यानी इधर से जो है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, एशिया मान लिया ये भारत है, दक्षिण इलाके में है, एशिया कुछ ऐसे है, तो मध्य एशिया, एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, कुछ यहाँ पे था। पाकिस्तान इसी साइड में तो है, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम की साइड में तो इस समय पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ उज्जैन, उज्जैन तो आज भी है, उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उज्जैन उत्तरी भारत, यानी ये उत्तरी हिस्सा है भारत का और ये दक्षिणी है, तो उज्जैन यहाँ पड़ता है और उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने के रास्ते में पड़ता है। अब है किसानों पशुपालकों के लिए गांव बसे हुए थे। जो इनके साम्राज्य थे उसमें किसान और पशुपालक गांव में ज़्यादा थे। मध्य भारत जंगल थे, मध्य भारत में जंगल का इलाका ज़्यादा था, और जहाँ जंगल ज़्यादा होता है वो वहाँ उस समय तो आज भी लकड़ियों की ज़रूरत बहुत होती है और काम भी बहुत आता है, लेकिन उस समय लकड़ियों से तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, अब यहाँ पे आ गया कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य क्या होता है और साम्राज्य क्या है। राज्य साम्राज्य से ऐसे भिन्न है कि राज्य जो होता है एक पर्टिकुलर, एक छोटी जगह होती है, एक छोटा एक क्षेत्र होता है, और जो साम्राज्य होता है वो कई राज्यों के मिलकर बनता है। और भिन्नता इसके कई होते हैं, जो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और पीडीएफ तो आपको देंगे ही, आपकी मर्जी, चाहे पीडीएफ लीजिए, फ्री पीडीएफ है, बस आपको करना क्या है, बस शेयर कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, वेल अगला टॉपिक है राज्य साम्राज्य से भिन्न है कैसे। राज्य साम्राज्य से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि राज्य छोटे छोटे राज्यों को मिला के साम्राज्य बनता है। और दूसरी यह है कि जो साम्राज्य होता है उसमें जो सम्राट चुना जाता है, राजा नहीं बोला जाता, उसको सम्राट बोला जाता है। कई राज्यों को मिलके बनता है, जो यानी कई राजाओं को मिला के, कई गवर्नरों को मिला के बनता है। सेना की जरूरत होती है, सेना रखने लगे, भारी भरकम सेना, क्योंकि बड़ा साम्राज्य है तो उनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जरूरत थी, सेना की जरूरत। अब सेना को वेतन देना है तो उपहार से तो चलेगा नहीं, तो उपहारों से न चल के तो ये टैक्स लगाने शुरू कर दिए। टैक्स लगाएं, अब टैक्स कहाँ से आए, टैक्स भी कम पड़ने लगे, तो ये किसानों, पशुपालकों और कर्मकारों, शिल्पकारों, व्यापारियों सबसे टैक्स लेने लगे, कर लेने लगे। ये हो गया। साम्राज्य का प्रशासन, अलग हिस्सों पर अलग ढंग से शासन। अच्छा, ये इनका जो टैक्स लगता था वो एक जैसे सब जगह नहीं रहता, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग टैक्स होता था। जैसे कुछ जैसे तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, और ये सब जगह जो है, उज्जैन है, ये सब जगह अलग अलग टैक्स थे। जहाँ जैसा आमदनी लोगों की हो रही है, सामाजिक स्थिति जैसी है, वैसे कर लगा दी गई। ओके, साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे। साम्राज्य में जो है कई छोटे छोटे प्रांत थे, प्रांतों में बटा हुआ था। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था।
हर छोटे प्रांत में सम्राट न रहकर तक्षशिला मेन और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी जो थी वहाँ से शासन करता था, यानी वहाँ से हर चीज़ जो है फरमान जारी होता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखते थे और सबसे ज़्यादा जो है इन सब पर भी, राजधानियों पर भी पाटलिपुत्र जो थी वो मेन थी, यहाँ से नज़र रखी जाती थी। इन अक्सर राजकुमारों को, एक सेकंड, ये जो प्रांत थे उसमें अक्सर राजकुमारों को राजपाल बनाया जाता था, यानी गवर्नर उनको नियुक्त कर दिया जाता था। जो इनके जैसे अशोक भी एक गवर्नर रह चुका था, अशोक राजकुमार था बिंदुसार का, तो गवर्नर भी रह चुका था, राजा बनने से, सम्राट बनने से पहले गवर्नर रह चुका था। अच्छा, नजराना, अगला टॉपिक है नजराना। अब टैक्स और नजराना अलग अलग होता है, मतलब कर और नजराना। कर एक फिक्स अमाउंट होती है कि हाँ इस टाइम पर इतना लेंगे, और नजराना जो होता है जब ज़रूरत हुई सम्राट को, उसके राजकाज में कमी पड़ी या किसी भी वजह से ज़रूरत हुई, तो नजराना के रूप में जिसकी जैसी हैसियत वैसे लेते थे। राजधानी में सम्राट, राजधानी में सम्राट। अब ये जो अगला टॉपिक है राजधानी में सम्राट, इसमें क्या, इसके बारे में यहाँ पे आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस का गवर्नर था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसने जो वहाँ पे देखी, उस पर इसने किताब लिखी, तो उस किताब में का अंश भी एनसीईआरटी में है, और उसमें बताया गया, इसने लिखा कि एक निश्चित समय पर राजा जब जनता के बीच गुजरते थे तो पालकी में होकर निकलते थे, और बहुत सारे उनके साथ जो है ढोल नगाड़े सब चलते थे, हाथियाँ चलती थी, और सोने चांदी से सब सजा हुआ था। और जो इनके जो अंगरक्षक होते थे वो भी काफ़ी सोने चांदी के हाथियों से सजे पर बैठते थे, और कुछ लोग पेड़ों को लेकर चलते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो गया था अपनी बुक में लिखा था। ओके, मोटा मोटा बता रहे हैं क्योंकि ये जब पीडीएफ फ्री दे रहे हैं तो फिर उसमें भी आप देख लेंगे, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा हो। और पीडीएफ में ऐसा लिखा ही गया है, ऐसा मैंने बनाया है कि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पीडीएफ फाइल का जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो भी हेडिंग है उसको कलर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा एकदम। जो मेन पॉइंट है वो अलग अलग कलर से कलर किया गया है। ओके, सो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और हाँ व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिएगा और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला टॉपिक है पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, आज पटना कहा जाता है उस स्थान को। और ये बहुत ही खूबसूरत और विशाल मतलब राजधानी थी। इसमें क्या था कि इसमें 570 बुर्ज, और हाँ ये प्राचीन दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या था, पाटलिपुत्र में जंगलों में रहने वालों से जो अशोक के पदाधिकारी थे, मौर्य साम्राज्य के पदाधिकारी थे, वो क्या टैक्स नहीं लेते थे। वो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम, मधु मतलब हनी, और मोम चाहते थे, यही सब चीज़ें लेते थे वो। और अगला है अशोक एक अनोखा सम्राट। अब यहाँ लेसन का जो नाम है वहाँ तक पहुँच गए। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किए आगे बढ़ रहा है।
अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है? जो अशोक कलिंग युद्ध किए थे, तो कलिंग युद्ध में बहुत सारा मारकाट हुआ था, बहुत ज़्यादा। कोई भी युद्ध होता है, अभी युद्ध का वर्णन करेंगे अशोक के ही शब्दों में, जो उन्होंने अभिलेख में लिखवाया। तो उसमें बहुत सारे मारकाट हुए थे, नरसंहार हुआ था, जिससे वो बहुत विचलित हो गए और उन्होंने युद्ध त्याग किया। और युद्ध आगे उनकी जनरेशन ना करे, उनका बेटा उनका पोता ना करे, और लोगों को सीख देने के लिए कि युद्ध कितना खराब होता है मानवता के लिए, वो उन्होंने अपने अभिलेख उन्हें कहते हैं, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो कठोर चीज़ पर, जैसे पत्थर है या कोई धातु है, उस पर उत्कीर्ण कराया जाता है, उस पर गुदवा के यानी लिखवाया जाता है, उसको अभिलेख बोलते हैं। और ये अभिलेख किस भाषा में लिखाया गया था? भाषा थी प्राकृत भाषा थी, और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, और जो लिख रहे हैं ये लिपि जो है वो देवनागरी है। कि कौन सी लिपि में लिख रहे हैं? देवनागरी लिपि। ऐसे भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी, और जो लिपि है उसको ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, जो अभिलेख मिले हैं। और तीसरी बात यह है कि अशोक बोलते हैं ना, और इंग्लिश में अशोका। अगर जो इसको प्राकृत भाषा में हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे। अब इसलिए इसको बता दिए हैं कि एनसीईआरटी में इस बात का भी जिक्र किया है, जो और कोई नहीं बता रहा है। कोई भी नोट्स ले लो, कहीं भी कुछ वो नहीं बताते हैं। आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी में जो भी छोटे छोटे चीज़ लिखी हुई है वो सब मिलेगा। तो अशोक प्राकृत भाषा में ऐसे लिखते हैं, ये एनसीईआरटी में बताया गया। प्राकृत में अशोक बोलते हैं, और हिंदी में अशोक बोलते हैं, और इंग्लिश में अशोका बोलते हैं। और अब अगला है, अभी यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन करता अशोक का अभिलेख। जो अशोक का अभिलेख है, जो कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि कैसे हुआ था। अशोक ने कही, अशोक के ही शब्दों में बताते हैं। हम ये वीडियो में उन्हीं जो एनसीईआरटी में है जितना वो कटिंग लगा देंगे और बता रहे हैं। अशोक ने कहा था कि कोई भी युद्ध लड़ो तो उसमें जो है नरसंहार होता है। कलिंग युद्ध जब हुआ वहाँ अच्छा, ये कलिंग जो है, ये जो उड़ीसा है, तटवर्ती यानी समुद्र के किनारे जो उड़ीसा है, उसका पुराना नाम कलिंग है। तो ये लिख दे, आपको जो पीडीएफ नोट्स है उसमें सब मिलेगा। उड़ीसा तटवर्ती इलाका जो किनारे समुद्र के। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो 1.5 लाख लोग हैं वो बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग जो है वो मारे गए, और कई ऐसे जो ब्राह्मण हैं, देखो उस समय तो और ज़्यादा सम्मान होता ही था। जो ब्राह्मण हैं और जो भ्रमण करने वाले, जो घूमने टहलने वाले हैं, वो लोग मारे गए, और कई ऐसे लोग मारे गए जो दास पर, क्योंकि इनको दास से और बहुत लगाव था कि सबका सम्मान होना चाहिए, और दास से और दूसरों के प्रति जो दया रखते थे वो भी इसमें मारे गए। क्योंकि जब युद्ध होता है तो वहाँ पे सब लोग मारे ही जाते हैं, जो भी उसमें आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा हमें बहुत पश्चाताप है, और युद्ध से बहुत ज़्यादा मतलब इससे पाप मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने मारा जो मतलब इतने अच्छे थे, दयावान थे। और ये तो आपको जो कटिंग है वो वीडियो में लगा ही देंगे, तो आप उसको उन्हीं के शब्दों में समझ लेना। और तीसरा, और इन्होंने कहा, और मैं ये अभिलेख लिखवाना इसलिए चाहता हूँ कि तो जनता जाने कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता है, और साथ ही जो मेरा पुत्र है, पोता हो, कभी भी ऐसा युद्ध ना करे, इसलिए उन्होंने अभिलेख लिखवाया। और उस समय अभिलेख के माध्यम से जन जन तक सूचना पहुंचाना ज़्यादा सही होता था, और ये अभिलेखों के माध्यम से जो किसी सम्राट ने शुरू किया, तो ये अशोक ने शुरू किया। और जो पत्थरों पर अभिलेख लिखा दिया जाता है, जैसे आपके घरों के सामने नेम प्लेट पर, वो जल्दी मिटता नहीं है जब तक उसको मिटारा न जाए घिस घिस के। अशोक का कलिंग युद्ध।
यहीं से अशोक का मन परिवर्तन हुआ था। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था ये है, अभी बता ही दिया इसको। अशोक धम्म क्या था? धम्म प्रकृत शब्द है और धम्म का जो हिंदी होता है वो धर्म होता है, संस्कृत धर्म होता है, सॉरी। धम्म प्रकृत में बोलते हैं और धम्म को संस्कृत में धर्म बोलते हैं। अब ये समझ में ज़्यादा आएगा। अशोक का जो धर्म था वो इन्होंने जो है ये किसी कर्म कांड पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। ये दयावान थे और चाहते थे, सबसे ज़्यादा कलियुग युद्ध के बाद ही परिवर्तन आया कि हाँ दया करना चाहिए और मानव होना चाहिए सबसे पहले, और इसके बाद जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव जो है बौद्ध धर्म की होने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय जो है वो ऐसा ही था, क्या नाम है, अहिंसक और सबसे प्यार करने वाला, ये सब चीज़ें। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बार फिर से बता दें कि आप जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको फ्री में हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसी चैप्टर का जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, उस पर PDF आपको फ्री में देंगे। बस एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप बस इतना करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि अशोक का जो धम्म था, पहले तो हिंदू थे और कई इतिहासकार बता रहे हैं कि हिंदू में वो ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में वो जब कलिंग युद्ध हुआ तो वहाँ से इतना विचलित हुए और फिर वो धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित होने लगे और महात्मा बुद्ध से प्रेरित होने लगे। वैसे महात्मा बुद्ध से कोई एक वर्ण, उस समय जो जातियाँ तो थी नहीं, वर्ण जो थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जन ही शब्द का इस्तेमाल होता, शूद्र का नहीं उस समय तक। सभी लोग उनसे जुड़े थे, कोई एक नहीं था कि बस जैसे जैन धर्म में जो है महावीर से जो है ज़्यादातर व्यापारी वर्ग ही यानी वैश्य वाले ही जुड़े थे, वैसे उनके साथ नहीं था। अच्छा, अशोक जब बहुत ज़्यादा इससे महात्मा बुद्ध से प्रेरित हुए तो उन्होंने अशोक धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्राकृत शब्द में बोलते हैं, संस्कृत में धर्म बोलते हैं। अब धर्म बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। अच्छा, श्रीलंका में तो हैं अभी बौद्ध धर्म के अनुयायी या मानने वाले, लेकिन सीरिया और मिस्र और ग्रीस में अब नहीं है। अब सोच लीजिए कितना सब सिकुड़ते जा रहे हैं, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अच्छा, इन्होंने अभिलेख लिखा है जिसमें अपने पुत्र और पोते के लिए कलिंग युद्ध के नरसंहार को लेकर लिखा, और अपनी प्रजा के लिए भी इन्होंने संदेश जो है अभिलेखों में लिखा। देखो ये सब जो बातें हैं ये इतिहासकारों को अभिलेखों के माध्यम से और कुछ पांडुलिपि के माध्यम से ही मिले। पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती है, सबसे ज़्यादा अशोक अभिलेख के माध्यम से मिले हैं। इन्होंने कहा कर्मकांड और अनुष्ठान जो है बंद करो, क्योंकि उस समय होता था आपका बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है तो अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी पूजा कराओ। आज भी वैसे गांव में होता है, भूत आ गया तो देवी जी आ गई, तो ऐसे ऐसे करके कथा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि उससे दूर होगा। जबकि ऐसा कहीं सनातन में भी नहीं कहा कि बीमार हो तो पूजा कराओ बस सब ठीक हो जाए। ठीक है, साथ में वो भी चले, लेकिन अगर जो आपको बीमारी नहीं समझ में आ रही, नहीं कुछ हो रहा है, आपकी आस्था है, तो पूजा भी करते रहिए और पूजा करते रहिए, या कोई पूजा कराइए, अनुष्ठान भी कराइए और साथ में डॉक्टर के जरिए इलाज भी कराइए। कर्मकांड अनुष्ठान तो और बीमार हो जाते थे तब होता था, कहीं यात्रा जाते थे तो उससे पहले होता था, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा ये सब बंद करिए, इससे अच्छा होगा अन्य रीतियाँ, अन्य तरीके से। उन्होंने बताया अन्य तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा बीमार है या आप बीमार है कुछ है, तो उन्होंने कहा दासों से अच्छा व्यवहार करिए
और किसी से लड़ाई मत करिए, लोगों की मदद करिए और बड़ों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए। देखिए यहाँ पे भी जो है जो लोग ब्राह्मणों से आजकल चिढ़ते बहुत हैं, लेकिन आपको भी ये जो है कटिंग वीडियो में लगा देंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा सम्मान करना चाहिए, फिर अपने आप ही सब ठीक हो जाता है, ये उन्होंने कहा है। प्यार से रहो तो सब ठीक हो जाता है, ये इनका है। और दया सब पर करो तो जो है सबकी दुआ मिलती है, इसलिए सब ठीक हो जाता है। अच्छा, अगला जो है इसमें एक ब्राह्मी लिपि, जो भारत की कई लिपियां हैं, मलयालम है, हिंदी है और भी कई सारी लिपियां हैं, वो सारी बता रहे हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां इसी से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर लिपियां निकली हैं। वो कैसे, वो बुक की कटिंग का वीडियो में लगा देंगे, वो आप देख लेना कि ब्राह्मी लिपि में आ कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं और कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां इसमें मेन यही है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था। आज 2024 चल रहा है, इससे 2300 साल पहले। अच्छा, कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के समय, वो अशोक के युद्ध अशोक के सिंहासन यही के सम्राट बनने के बैठने के 8 साल बाद, 8 साल बाद हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है अक्सर, पीसीएस में पूछते हैं। 8 साल बाद 5 दे दिया, 6 दिए दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। अब उसमें कन्फ्यूजन है। सन तो याद है, लेकिन अब यही नहीं याद है कि हाँ कितने साल पर किया था, बाद हुआ था। ओके, आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हाँ शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चूँकि आपसे जो है आपको पीडीएफ भी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर का सेम डे किसी भी टाइम तक जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जो है मैसेज करिएगा, आपको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा। तो